हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का। ठीक है, तो साइंस का ये चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। ये दोनों जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो एलिमेंट्स के टाइप होते हैं। अधिकतर जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो मेटल्स होते हैं और उसके अलावा जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करेंगे इसमें मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मेटल कैसे अलग होता है नॉन मेटल से, और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आपको बहुत सारे नंबर ऑफ मटेरियल्स के बारे में पता होगा, जैसे आयरन क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, कॉपर क्या है। ये कुछ मटेरियल्स हैं, इसमें से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो, आयरन कैसा अपीयरेंस होता है उसका? शाइनी होता है। ठीक है, जब नया आयरन होता है, जब उसमें रस्टिंग नहीं होती तब तो वो शाइन करता है और हार्ड होता है। कोल कैसा होता है? शाइनी नहीं होता, ये तो डल होता है, ब्लैक कलर का, और हार्ड भी नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। सल्फर भी डल होता है और हार्ड भी नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। एल्यूमिनियम लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है और हार्ड होता है। कॉपर भी शाइनी होता है और हार्ड होता है। ठीक है, अब मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल से कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए लस्टर, हार्डनेस, ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। लस्टर मतलब शाइन है एलिमेंट में तो वो मेटल है, अगर शाइन नहीं है तो वो नॉन मेटल है। हार्ड है तो वो मेटल है, हार्ड नहीं है तो वो नॉन मेटल है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम सबसे पहले देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। आपने कोई भी ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार होता है उसको देखा होगा आयरन पीसेस को बीट करते हुए, और उन आयरन पीसेस को बीट कर करके वो क्या बनाता है? स्पैड बनाता है, शॉवेल बनाता है और एक्स बनाता है। ठीक है, आप कोई चेंज उसका जो शेप होता है उसमें चेंज होता है आर्टिकल का बीटिंग पर। हाँ, तो कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम सिमिलरली कोल के साथ ये करें, उसको बीट करें अगर हैमर से, तो क्या चेंज होगा? देखो, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आयरन नेल्स को बीट किया हुआ है, फिर कोल को बीट करेंगे तो आयरन नेल्स को अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो वो बेंड होती हैं। ठीक है, और अगर हम और ज्यादा इनको बीट करेंगे तो इस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जबकि कोल के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर हमने कोल को हैमर से बेक बीट किया तो वो क्या हो जाएगा? छोटे 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 पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयरन नेल जो होता है वो फ्लैट हो जाएंगी जब हम उसको हैमर से ब्रेक करेंगे, और कोल पीसेस तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम वायर भी है जो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। पेंसिल लीड भी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? तो ठीक है, आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर जो है बीटिंग से किसमें चेंज, अगर हमको और ज्यादा हार्डली बीट करेंगे तो क्या होगा? वो शीट्स में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमने सिल्वर फॉइल्स को देखा है, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज होती है। एल्यूमिनियम फॉइल्स को देखा है जो फूड को रैप करने के लिए यूज होती है। तो ये जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उनको बीट करेंगे ज्यादा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलियाबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलियाबिलिटी बोलते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उनको बीट करने पर हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे कि कोल हुआ, पेंसिल लीड हुआ, ये ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई हॉट मेटलिक पेन है, अगर उसमें प्लास्टिक का और वुडन हैंडल नहीं लगा हुआ है तो क्या आप उसको पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। अगर हम विदाउट वुडन और प्लास्टिक हैंडल का अगर किसी मेटल को पकड़ ले तो हमारा हाथ क्या हो सकता है? जल सकता है। क्यों? क्योंकि मेटल जो होता है उसमें हीट का कंडक्शन होता है, जबकि वुड और प्लास्टिक में हीट का कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है, और सेम ऐसे ही आप देखेंगे कि मेटल जो होता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, वो भी हम किसका होता है? मेटल का बना होता है, लेकिन उसके पीछे प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उस मेटल में से होकर स्क्रू ड्राइवर जो यूज कर रहा है उसके पास ना आ जाए। तो मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो आयरन नेल जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है, सल्फर पुअर कंडक्टर होता है, कोल भी पुअर कंडक्टर होता है, और कॉपर वायर जो होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है। आयरन रॉड, नील, कॉपर वायर, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि सल्फर पीसेस और कोल पीसेस जो होते हैं वो
पुअर कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि मैटर जो होता है वो उनकी मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, दूसरा वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम वायर्स आपने देखे होंगे, कॉपर वायर्स भी आपने देखे होंगे। क्या कोल के वायर आपने कभी देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। अगर मेटल्स को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि आपने कभी भी कोई मेटल जमीन पे गिरता है, फ्लोर पे गिरता है, आयरन शीट अगर नीचे गिरती है, मेटल कॉइन नीचे गिरता है तो कैसी आवाज होती है, या फिर जब कोल का पीस या वुडन का पीस जब फ्लोर पे गिरता है तो कैसी आवाज होती है? दोनों के साउंड में डिफरेंस होता है। जो मेटल की प्लेट अगर फर्श पे गिरी या फ्लोर पे गिरी तो वो बहुत तेज आवाज करती है, जबकि वुडन की अगर प्लेट या कोई चम्मच है आपके पास, अगर वो फ्लोर पे गिरी तो इतनी आवाज नहीं करेगी। और आपने कभी भी देखा है कि जो टेम्पल्स में बेल बनी होती हैं या जो घंटियां बनी होती हैं वो कभी भी वुडन की नहीं होती है, वो हमेशा मेटल्स की होती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल हमेशा क्या करता है? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जब हम इसको स्ट्रक करते हैं हार्डली तो हार्ड स्ट्रक करते हैं तो ये क्या करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल जो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। सारे जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इवन को हम हिट करेंगे। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं या अदर देन कोई भी मटेरियल जो मेटल का बना हुआ नहीं है वो सोनोरस साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमको समझ में आ गया कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो कर सकते हैं वो मटेरियल क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी प्रॉपर्टीज है? मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मेटल्स के? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब किसके आयरन है? मेटल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर मटेरियल्स है जैसे कि कोल हुआ, सल्फर हुआ, ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? डल होती है। ठीक है, आपने कोल देखा होगा कैसा ब्लैक से कलर का दिखता है, सल्फर भी डल सा कलर होता है उसका। और इनको जब हम बीट करेंगे तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कोई भी सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसे मटीरियल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं और इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। लेकिन मर्क्यूरी जो है वो ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, पर मर्क्यूरी जो है वो एक्सेप्शन है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये रिएक्शन कैसे कर सकती हैं? ऑक्सीजन के साथ मेटल्स नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है, एसिड के साथ कैसे करती है, बेस के साथ कैसे करती है, ये सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के पहले हमको एसिड और बेस कैसे चेक करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। एक लिटमस पेपर आता है, अगर लिटमस पेपर का कलर किसी सॉल्यूशन में डिप करने पर रेड हो जाता है तो मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर ये जो लिटमस पेपर है उसका कलर ब्लू कलर का हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है? बेस है। अब बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है एसिड और बेस का कंफ्यूजन, तो रेड रेड मतलब खतरा। खतरा किससे होता है? एसिड से हमको खतरा होता है। अगर हम एसिड में हाथ डालेंगे जल जाएंगे, रेड। तो रेड अगर आपका पेपर हो रहा है तो मतलब एसिड। और अगर उसके अलावा दूसरा कलर कौन सा होता है? ब्लू, तो ब्लू मतलब बेस। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर रेड मतलब खतरा, मतलब एसिडिक। ठीक है, अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हम टेस्ट करेंगे। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन होता हुआ देखा होगा। रस्टिंग एक मतलब एक स्लो फेनोमेना होता है, लेकिन रस्टिंग होती है। ठीक है, अब क्लास 7th में हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो उसकी वजह से ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही
दो रिएक्शन होती है, एक तो आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होगी और मैग्नीशियम की रिएक्शन कैसे होगी ऑक्सीजन के साथ, ये आपको पता करना है। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन होती है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब हमको इनका नेचर चेक करना है कि ये जो आयरन ऑक्साइड बना है उसका नेचर क्या है, आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है उसका नेचर क्या है। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो ये पानी लिया, इसमें हमने रस्ट डाल दी, तो रस्ट क्या कर रही है, सस्पेंड कर रही है। ठीक है, ये पानी में जो रस्ट हमने डाली है ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है कि बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। देखो, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, हाँ तो कॉपर भी रस्ट होता है, इसके वजह से कुछ कॉपर वेसल्स जो होते हैं उनके ऊपर हमको ग्रीनिश कलर का डिपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, डल ग्रीन कोटिंग हो जाती है उस पे। ये जो ग्रीन मटेरियल होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब क्या रिएक्शन होती है, कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इन सब का रिएक्शन होगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट बनेगा, और इसी की जो रिएक्शन होगी उसके वजह से उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। अब देखो, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। जो एशेस मिली है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और एसिडिक और बेसिक नेचर को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो आयरन ऑक्साइड है, मतलब कि जो रस्ट किया हुआ उसको वाटर में डिसॉल्व किया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों को वाटर में डिसॉल्व करने पर जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो कैसा हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। मतलब ब्लू मतलब बेसिक आपका नेचर शो करेगा। इसका मतलब है कि जो ऑक्साइड्स हैं मैग्नीशियम के वो किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। इसलिए जनरली हम बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक्स नेचर के होते हैं। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ सल्फर पाउडर दिया, उसको डीफ्लेग्रेटिंग स्पून में रखते हैं। डीफ्लेग्रेटिंग स्पून मतलब ऐसी स्पून जो होती है इसको डीफ्लेग्रेटिंग स्पून बोलते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल किसी बॉटल का ढक्कन लेके उसको वायर को ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर बर्निंग हो तो उसके वजह से डैमेज ना हो। तो इसमें लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मेटलिक कैप के साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसी शेप में ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, सल्फर को बर्न करना है, और ये जो स्पून है उसको गैस जार या गैस ट्रम्बलर में डाल देना है, जैसे इन्होंने डाल दिया। ठीक है, इसकी बर्निंग करके गैस जार या गैस ट्रम्बलर में डाल दिया, इस वजह से हमने ढक्कन के साथ ऐसा बनाया है। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से उसको डाल सके, और ऊपर से उसको लिड से कवर कर दिया है गैस जार को। फिर जैसे ही गैस प्रोड्यूस होगी वो स्केप नहीं होनी चाहिए, मतलब बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस वजह से इसको पूरा कवर करके रखना है। फिर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो टम्बलर में डालना है ढक्कन हटा के, और फिर तुरंत वापस से ढक्कन लगा देना जिससे कि गैस बाहर ना निकल जाए, और फिर टम्बलर को अच्छे से हिलाना है तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो सॉल्यूशन जो है उसमें हम क्या करेंगे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि कैसा सॉल्यूशन बना है। तो हमको मिलेगा कि जो सल्फर और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया उसके वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, और सल्फर डाइऑक्साइड में जब वाटर हम ऐड करेंगे तो वाटर सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर, तो दो चीजें आपको समझ में आ गई कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर, ये आपको नोट कर लेना है कि मेटल्स का रिएक्शन जब ऑक्साइड्स के साथ होगा तो उनका नेचर कैसा होगा, मेटल बेसिक नेचर का होगा, और जो नॉन मेटल्स होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन जो हम करेंगे वो करेंगे वाटर के साथ। मेटल्स और नॉन मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। अब जिसमें से सोडियम मेटल जो होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और वो वाइग्रसली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। इसकी वजह से हीट जनरेट होती है, इस वजह से सोडियम को किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आप अगर ये एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा सोडियम डाला है, तो सोडियम डालने से ही इसमें क्या हो गई, आग लग गई। इसका मतलब ये है कि सोडियम जो है वो वाइग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, सोडियम वाइग्रसली रिएक्ट करता है, जबकि अदर मेटल्स जो होते हैं वो इतना रिएक्ट नहीं करते हैं। आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली वो रिएक्ट
करता है। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और दो इसके अलावा वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं आप उनको वाटर में स्टोर कर सकते हो, लेकिन एयर में वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपको इसके लिए रिएक्शन विद वाटर में लिखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो, उसमें सिर्फ सोडियम मेटल जो होता है वो वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं। आयरन भी जो करता है वो स्लोली रिएक्ट करता है, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। अब फास्फोरस जो होता है वो बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये है ना, अगर हम इसको एयर में खुला छोड़ दे तो ये वहां पे क्या कर सकता है, एक्सपोज्ड हो सकता है, फायर कैच कर सकता है। इसलिए जो भी फास्फोरस का कांटेक्ट प्रिवेंट करने के लिए हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इसको किस में स्टोर करते हैं, वाटर में, क्योंकि वाटर में नॉन रिएक्टिव होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर में रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। अब हम करेंगे रिएक्शन विथ एसिड। हमारा कौन कौन सा रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हो गया है, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। मेटल्स बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स एसिडिक नेचर के होते हैं। वाटर के साथ मेटल्स स्लोली रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब देखेंगे हम रिएक्शन विद दी एसिड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, तो इसमें भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें ABCDE and F ऐसे 4-5 ट्यूब ले लिए और ड्रॉपर की हेल्प से इसमें 5 ml डाइल्यूट HCl एसिड ऐड किया है हर ट्यूब में 1 by 1। और अब हम रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर रिएक्शन नहीं होती है कोल्ड सॉल्यूशन में तो हम उसको वार्म करेंगे टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे, और फिर बर्निंग मैचस्टिक को लेकर जाएंगे टेस्ट ट्यूब के पास में। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन हमको सुनने को मिलता है। ठीक है, इस सेम एक्टिविटी को आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करना है। अभी आप डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमको ये सारी रिकॉर्ड करनी है। अब देखो क्या होगा। पहले तो मेटल्स जो होती हैं, देखो हम देखेंगे कि व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस ड्यू टू द व्हेन, कुछ जो ट्यूब्स होती है उनके पास जब हम बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है किसी किसी टेस्ट ट्यूब के पास। आप जनरली देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स है उन्होंने एसिड के साथ कोई रिएक्ट नहीं किया है, जबकि मेटल्स जो है उन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना ली है, जिसके वजह से जहाँ मैच स्टिक लेके जाते हैं तो वो बर्न होती है और एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो, और एक और ऑब्जर्वेशन है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन इवन हीट करेंगे ना तो भी कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कैल्शियम नहीं है, ये कॉपर है। क्लियर, कॉपर सल्फेट फॉर्म करेगा लेकिन कॉपर क्लोराइड नहीं बनाएगा डाइल्यूट HCl के साथ। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एसिड के साथ मेटल्स रिएक्ट करके, देखो मेटल प्लस एसिड क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स प्लस एसिड कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। और कॉपर एक ऐसा मेटल है, एक्सेप्शन है, जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, बट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टेक 500 ml बीकर्स ऑफ दी एंड लेबल देम। देखो अब क्या करना है आपको, ABCD 5 बीकर्स लेने हैं, 50 ml वाटर हर बीकर में डालना है, और हर बीकर में टीस्पून, देखो क्या क्या डालना है, ये सारी चीजें क्या क्या डाला है वो देखेंगे अभी। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन योर नोटबुक। क्या क्या ऐड किया है, देखो बीकर ए में डाला है हमने कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स, बी में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल्स, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। बताओ किस किस में रिएक्शन होगा, किस किस का कलर चेंज होगा। तो देखो यहाँ से आपको सिंपली दिख रहा है ए और बी का कलर चेंज हो गया है, सी डी और ई का कलर चेंज नहीं हुआ है। क्यों, ए और बी में जो कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का वो चेंज हो गया है, पहले वाले में जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर नीचे बैठ गया है, दूसरे वाले में आयरन सल्फेट बन गया है और कॉपर क्या हुआ है, नीचे सेटल डाउन हो गया है। इसका मतलब है कि जिंक आयरन कॉपर का रिएक्शन हुआ है। CDE में क्यों रिएक्शन नहीं हुआ है ये हमको पता करना है। देखो कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन हो गया, जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया रेड कलर का, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, इस वजह से बाद में उसका कलर चेंज हो गया है और रेड कलर का जो सेडिमेंट्स है वो नीचे बैठ गए हैं। अब C, D और E में क्यों रिएक्शन नहीं हुआ, उसमें भी तो जिंक कॉपर के ही सल्फेट थे। तो देखो जो हमारी साइंस होती है ना वो आर्बिट्रेरी नहीं है, उसके कुछ डेफिनेट रूल्स होते हैं।
हमेशा डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाता है, ठीक है। और पहले वाले में क्या था, जिंक प्लस प्लस कॉपर सल्फेट था, और जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इस वजह से उसने कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। जबकि सी वाली बेकर में कॉपर प्लस जिंक सल्फेट है, और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक सल्फेट से, इस वजह से कोई भी रिएक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आता है कि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन है और फिर कॉपर है, ठीक है। ये रिएक्शन होगा जिंक आयरन एंड कॉपर का, और ये आपस में रिप्लेस कर देंगे, लेकिन कॉपर, जिंक जो है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है और कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर कभी भी आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ना ही कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस कर पाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो रिएक्शन डी और ई में इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। ऐसे ही आयरन जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जिंक जो है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन है और फिर कॉपर है, और उसी की बेसिस पे क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। क्लियर। अब यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या क्या यूज हो सकता है, देखो मेटल्स जो होते हैं वो मशीनरी को बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने में, यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में और वाटर बॉयलर्स बनाने में यूज होता है। जबकि नॉन मेटल्स का यूज जो होता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। नॉन मेटल जो होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे लिविंग बीइंग जो होते हैं वो इनहेल करते हैं नॉन मेटल्स, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम। फर्टिलाइजर जो कि प्लांट्स को ग्रोथ को एनहांस करता है, नाइट्रोजन, वो भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल वाटर प्योरिफिकेशन में भी यूज होता है, जैसे कि क्लोरीन, ठीक है। फिर पर्पल कलर का जो सोल्यूशन होता है जो कि एंटीसेप्टिक के थ्रू यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं क्रैकर्स में यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इनके यूजेस को ऐड कर सकते हैं। अब देखो, आपने कभी सुना होगा कि मैग्नीशियम जो है वो प्लांट्स में मिलता है, तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो लीव्स में पाया जाता है, ठीक है, और प्लांट्स में पाया जाता है मैग्नीशियम, उसी के वजह से उसमें कलर आता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड को रेड कलर कौन देता है, आयरन, ठीक है। आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो हम कैसे होते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कलर्स होते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्लास 7 में आपने ऑब्जर्व किया है केमिकल रिएक्शन में, तो सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन, अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जब वो रिएक्शन करते हैं। सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कूलिंग, हीटिंग और बाय, अगर सब्सटेंस जो चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट मतलब सल्फर एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है। सो इज आयरन, कार्बन 2 इज एन एलिमेंट, ठीक है। कार्बन भी एलिमेंट है और आयरन भी एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एलिमेंट की वो क्या होती है, एटम होती है, ठीक है। एलिमेंट जो होता है कोई पर्टिकुलर, उसमें सेम काइंड के एटम है, जैसे मान लो अगर कॉपर एलिमेंट है तो कॉपर में सेम काइंड के एटम्स होंगे, मतलब कॉपर एटम ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कार्बन एटम है, कार्बन एलिमेंट है, तो उसमें कार्बन के ही एटम प्रेजेंट होंगे। तो एक कोई एलिमेंट होता है उसमें सिमिलर काइंड के एटम प्रेजेंट होते हैं। एटम जो है एलिमेंट का, एटम ऑफ एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। अब एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उसके फिजिकल चेंज से अनअफेक्टेड रहते हैं, जैसे कि अगर लिक्विड सल्फर है तो उसमें भी किसके एटम्स होंगे, सल्फर के एटम होंगे। अगर वो सॉलिड है तो भी सल्फर के एटम होंगे, और अगर वो वेपर फॉर्म में है तो भी सल्फर के ही एलिमेंट्स होंगे। डिफरेंस क्या होगा, लिक्विड सॉलिड जो होगा उसमें पास पास एटम्स होंगे, लिक्विड में थोड़ा दूर होंगे और गैस में और थोड़ा दूर हो जाएंगे, बस इतना डिफरेंस आएगा। बाकी एलिमेंट में एटम्स जो होंगे वो सेम काइंड के ही होंगे, ठीक है। अब हमारे पास इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस है हमारी यूनिवर्स में। कॉपर सल्फेट, देखो कैल्शियम के इतने सारे हैं, कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आयरन के भी इतने सारे सब्सटेंसेस है। लेकिन एलिमेंट्स जो होते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स वो लिमिटेड हैं। 94 ही नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, और इन्हीं से फिर कंपाउंड्स बनते हैं और अलग अलग बनते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का किया जाता है मेटल्स के फॉर्म में और नॉन मेटल्स के फॉर्म में। मतलब ये 94 टाइप्स के जो एलिमेंट्स मिले हैं, इन एलिमेंट्स को ही हम किस में चेंज करते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं,
मतलब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। लेकिन होते ये सब क्या है, एलिमेंट्स ही होते हैं। क्लियर। तो मेटल की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की कुछ अलग होती है। जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्लियर। ये हमारा चैप्टर हो गया मेटल्स नॉन मेटल्स का। आपने इस चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद ये कीवर्ड्स और व्हाट यू हैव लर्न एक बार आप अगर इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। देखो एटम्स क्या होते हैं ये पता चल गया। कंडक्टर मतलब जो एटम्स को कंडक्ट कराते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डक्टिलिटी मतलब जब हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एटम से मिलके बना होता है और 94 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। हार्डनेस क्या होती है, कितना टफ है, हार्ड है, सॉफ्ट है। मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम सोनोरस बोलते हैं। ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। बर्निंग करने पे मेटल जो होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती है जो बेसिक नेचर की होती है, और नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है जो कि एसिडिक नेचर की होती है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। नॉन मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जबकि नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। कुछ मेटल्स होते हैं जो बेस मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हमेशा डिस्प्लेस करती है और इनके कंपाउंड जो है वो हमको एक्वस सॉल्यूशन में देखने को मिलते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का वाइडली यूज किया जाता है एवरीडे लाइफ में। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इसके अलावा भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के समरी प्लस क्वेश्चन आंसर वीडियो दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं। एमपीपीएससी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो क्लास 8 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाए साइंस की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एमपीपीएससी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। क्लियर।